बच्चों, ये अनुपम एक बार नीचे आएगा भाई, थोड़ा चाय पिलाओ। हाँ बच्चों, एच नंबर पॉइंट लिखोगे, एच आई लिखोगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन। ये दो पैरा लिखने के बाद ना दो ठो सम बनाएंगे, बाकी के पैरा फिर उसके बाद लिख के क्लास खत्म करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन। आपको बोला था सोच के आने के लिए। मान लो पेरेंट तो नहीं बोलूं, इन्वेस्टर ए है, उसने सी को माल बेचा 100 का 120 में, 100 का 120 में, और 30% स्टेक अपने पास पड़ा हुआ है। और ना उसके पास ये पूरा 120 लाख का माल पड़ा हुआ है। तो अगर पूरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पकड़ो तो 20 लाख रुपया का है या 20 रुपया का है पूरा। पहला क्वेश्चन है कि एलिमिनेट होगा या नहीं होगा। मैं आपको आंसर देता हूं कि होगा। दूसरा क्वेश्चन जो तुमको सोचना है कि कितना होगा, और तीसरा क्वेश्चन जो तुमको सोचना है कि कहां से होगा। बोलो, सोच के आए ना? नहीं आए आप लोग? 6 रुपया एलिमिनेट होगा। वेरी वेरी करेक्ट। Unrealized profit will be eliminated only to the extent of our share in the associate, whether the transaction is upstream or the transaction is downstream. Upstream, downstream, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप खाली देख लीजिए। ऐसे इधर देखो, आप कैसे लिखते थे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टॉक इंटू जीपी रेशियो इंटू आवर शेयर। हेलो, स्टॉक इंटू जीपी रेशियो करते थे ना, इंटू आवर शेयर कर दीजिएगा बस, 30%। ओके, सो 1 एलिमिनेशन होगा, 2 सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर 6 लाख रुपया होगा। कहां कहां से होगा, माने किसको किसको गिराएंगे? सर एक तो प्रॉफिट गिरेगा, एकदम क्लियर है। एक तो प्रॉफिट गिरेगा, बिकॉज प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट तो गिरेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट गिराना होगा, क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन में कोई एसेट लायबिलिटी तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रहा है। तो जो करना है इन्वेस्टमेंट के साथ करना है। लिखो, क्या हेडिंग दिए? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ लिखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी एलिमिनेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ investors share in the associate by reducing, दोनों चीज का नाम लिख दो। बोलो, by reducing P&L and profits and investment. Full stop. This we will do both for upstream and downstream transactions.
ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया। जे, म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल सेट ऑफ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइन, हाँ, डेटर क्रेडिटर तो घुसा ही नहीं उसका ना, तो एलिमिनेट कैसे कराएंगे? म्यूचुअल सेट ऑफ डैश करके लिखो, नो म्यूचुअल सेट ऑफ will take place. इजी ना बेटा? जे तक हो गया, के और एल भी लिख लो। के और एल सेम है बोल के लिखा रहा हूं। के, अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मान लीजिए एसोसिएट कंपनी है, मेरा 40% स्टेक है, हम उसकी प्रॉफिट का 40% अपने पीएल में लिख लेते हैं। एज 23 पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, पर उसका प्रॉफिट जो निकलना चाहिए, पॉलिसी तो सेम ही होना चाहिए ना। और अगर सेम नहीं है तो हम लोग कर लेंगे ना, एक नया बैलेंस शीट हम लोग ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद कंसोलिडेशन कर लेंगे। तो ये जो पूरा होल्डिंग में जो पैराग्राफ लिखे थे ना, उसको कॉपी कर लो। मैं लिखा देता हूं ना, लिखो ना, छोड़ दो, थोड़ा सा वर्ड अलग हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या लिखा? अलाइनमेंट ऑफ, लिखो, if the associate, कोई बात नहीं, लिखो, अब मैं लिखा रहा हूं। if the associate uses different accounting policies then it is required, it माने associate, then associate is required to prepare, तीन तो पैरा लिखा करके फिर सम कराते हैं, मेन कंप्लीट हो जाएगा। to prepare a new set of financial statements as per, बोलो क्या? एज पर, हाँ वही लिखा रहा हूं, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टर। फुल स्टॉप। कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस देयर आफ्टर। और इस कंसोलिडेशन में लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता है, हमें मालूम है। हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं, हमें मालूम है। हम प्रॉफिट को अपने पीएल में डालते हैं, लेकिन खाली अपना शेयर, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते गिराते रहते हैं। बोलो हाँ। एल, alignment of reporting date, if associate has different reporting date, then it is, बोलो क्या? क्या करना होगा इसको? It is required to prepare
A new set of financial statements क्या लिखा बच्चों? ए न्यू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द पेरेंट एक बार रिपीट करो, एज पर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द पेरेंट, फुल स्टॉप। पेरेंट की जगह इन्वेस्टर लिख दो ना। कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस देयर आफ्टर। एसी चला दो ना अनुपम। लिख पाए? इजी था। और सुनो ना, ये जो आप लोग 30% प्रॉफिट घुसाते हो अपने पीएल में, वो पाफेस होता है कि पैट होता है? हाँ, लिख लो एम। इफ एसोसिएट, ये बच्चों ऊपर में सब्सिडरी लिखा है क्या एसोसिएट लिखा है? बार बार तीनों बार ऊपर में है। अच्छा, अभी होल्डिंग बोलने लग गए हैं। ओके, वो होगा भाई साहब प्लीज। हाँ, क्योंकि मेन जो एरिया लेता है दिमाग का और वक्त का, होल्डिंग सब्सिडरी लेता है। ये लोग तो एक एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं बेचारे, वो 8-8 दिन रहता है हम लोग के साथ। ज्यादा समझ ले रहा ना बेटा। क्या लिखा बोलो? इफ एसोसिएट हैज preference share capital then we will first deduct preference dividend from the PAT and find PAFES. And find PAFES. Full stop. This PAFES will be multiplied this PAFES will be multiplied with our share. अपना जो स्टेक है 30%, to find the share of profit from associate. पढ़ लिए बेटा? लिख लिए?
सारा लॉजिकली समझ में आ गया? एक लाइन है, ये लाइन होल्डिंग के केस में भी एप्लीकेबल है। होल्डिंग पढ़ाते वक्त लिखाए नहीं थे क्योंकि बाद में लिखाना था, थ्योरी वाला बात है, प्रैक्टिकल सम का बात नहीं है। दो तरह का एसोसिएट को कंसोलिडेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। क्या बोला? दो तरीके के एसोसिएट को कंसोलिडेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब वो एसोसिएट है हमारा, पर फिर भी हम उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। माने जो आज पढ़ाए ना, वो वाला अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो पहले तो ये भी सुन लो कि सर अकाउंटिंग नहीं करेंगे ये वाला, तो फिर कौन सा वाला करेंगे? मान लीजिए आपके पास 12-15 ठो एसोसिएट है, उसमें से खाली एक एसोसिएट एग्जेम्प्ट हो रहा है, बाकी तो कंसोलिडेट हो रहा है। तो बाकी के लिए तो AS23 फॉलो करेंगे, जो पढ़ाई ये वाला करेंगे। उस एक के लिए फिर क्या करेंगे? आंसर इज AS13 फॉलो करेंगे। जो प्लेन वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं है क्या, प्लेन वाला जो अभी तक आप पढ़े नहीं हो, जिसमें आप अभी तक खाली इतना पढ़े हो कि इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखा जाता है, कोई गुडविल सडविल कैलकुलेट नहीं होता है, प्री डिविडेंड मिलने से इन्वेस्टमेंट कम होता है, पोस्ट डिविडेंड मिलने से PL में जाता है, बस इतना ही सीखे हो आप। वो वाला फॉलो होगा। कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए? कौन से एसोसिएट के लिए? जो एग्जेम्प्ट है। अब सुनो कौन एग्जेम्प्ट है। अगर हमको बोलने तो प्लीज, अगर किसी एसोसिएट को हमने इसलिए खरीदा कि हम नियर फ्यूचर में उसको बेच देंगे, जल्दी, अगर किसी एसोसिएट के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट नियर फ्यूचर में बेचने के लिए खरीदा गया है, माने शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, acquired with an intention of disposal in near future. सर नियर फ्यूचर कितने दिन का है? 1 ईयर। क्या बोला? 1 ईयर का है। सर दूसरा और कौन सा एसोसिएट होता है? इफ द एसोसिएट इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस which impairs its ability to transfer funds to the investor. सर हिंदी, अगर एसोसिएट इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहां पे उसको इन्वेस्टर को फंड ट्रांसफर करने में, इवन डिविडेंड पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसको नहीं ट्रांसफर करने मिल रहा है। सर पहला वाला तो इजी था, समझ में भी आया इजीली। दूसरा वाला तो सर एग्जांपल देके बताइए ना, ऐसा कैसे होता है? थोड़ी थोड़ी ऐसा होता है। मान लो पाकिस्तान में सब्सिडरी कंपनी है, कोई एनिमी कंट्री में हमारा एसोसिएट है और वहां से फंड रिपैट्रिएशन बैन है। वॉर के केस में मालूम है फंड रिपैट्रिएशन बैन हो जाता है, ट्रेड बंद हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई एसोसिएट रहता है ना, तो कंसोलिडेशन से उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और ये चीज सब्सिडरी में भी एप्लीकेबल है और ये चीज जेवी में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि कॉमन पैराग्राफ था ना, तो हम उस वक्त नहीं बोले, हम बोले बाद में कभी ना कभी तो हम बोलेंगे ही, तो अभी हमने तुमको वो बोल दिया। ओके, ये हम लोग अभी लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, 2 सम बनाना है। सम नंबर 1,
बच्चों पेज नंबर बोलोगे? पहुंच गया मैं, पढ़ो जल्दी जल्दी। 2 सम बना के वापस से इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हाफ है माने मिडिल में एस कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग जेवी स्टार्ट कर देंगे। इजी लगा ना बच्चों? हो गया 95%। यही पढ़ लिया तुम लोग? बोलो क्या कहानी है, क्या क्या मांगा है हमसे? कैलकुलेट द अमाउंट एट विच इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड शुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ओके ओके काइंड। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज स्टेक लिख दीजिए, तारीख और सम नंबर बताइए। परसेंटेज होल्डिंग पहले गुडविल निकाल लें। इन्वेस्टमेंट बताइए।
उस दिन सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का इक्विटी बताइए, उस दिन का इक्विटी बताइए। आपको 16 लाख ठीक दिखाई दिया था? 10 प्लस 5 प्लस 1, ये गुडविल का क्या करना है? अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ carrying amount of investments as on ओके। परचेस प्राइस 1421, एड 3 लाख इंटू 1 लाख का goodwill will be disclosed in the notes on account separately. वहां लिख दो goodwill will be shown in the notes on account separately. पढ़िए सेकेंड सम।
बच्चों ओके हैं आप लोग? क्या मांगा है हम लोगों से? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे मांग सकता है? एक्सट्रैक्ट मांग सकता है। भाई हम बोले बैलेंस शीट इतना सा डेटा में कैसे मांगेगा रे बाबा? बैलेंस शीट के लिए तो हमको दोनों बैलेंस शीट तो चाहिएगा। खाली इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट और गुडविल इनर कॉलम में दिखाना है, यही तो कैलकुलेट तो सारा करना ही पड़ेगा पहले। चलिए नहीं, पहले तुम कैलकुलेट करो सबको, उसके बाद एक्सट्रैक्ट बाद में बना लेंगे। बोलिए। कितने का 40%? उस दिन का कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेना पड़ता है इक्विटी में। हाँ बेटा देख रहा हूं। बाप रे। बच्चों स्टार्ट करें। पहले तीनों निकाल लेते हैं जो मांगा है वो। पहले हमको बताओ हम लोग का, हाँ दिखा रहा हूं। गुडविल निकाल लिए तो अब आप लिखो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन वेरियस डेट्स है, तो मैं ऑन नहीं लिख रहा हूं, जिस जिस डेट में मैं लिखता जाऊंगा उस तरह से आप देखते जाओगे। $1421 वाला परचेस प्राइस, फर्स्ट ईयर 21-22 में क्या हुआ? डैश इंटू डैश परसेंट, 10 लाख का लॉस हो गया उसको। ठीक, एकदम धीरे धीरे बच्चों, हड़बड़ाओ मत प्लीज। नेक्स्ट, फिर लॉस है। बोलिए।
1250 है। 12,50,000 का 40%। चौबीस 25 भी है क्या सब में? 23-24 तो लिख ही रहा हूं। 24-25 भी है क्या? ओके, बोलो। पहले शेयर निकाल दो, फिर कितना लिखोगे वो बता देना। पहले लिखो, पहले बताओ। हाँ, आराम से करो, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। ठीक है, समझ गए हो डन, बट सभी कोई समझता है तो। मैं यूज करता हूँ ये वाला वर्ड, तो आजकल तो बहुत कम यूज करने लगे। ₹5,00,000 का 40%, क्या बोल रहे हैं? 2,00,000। बच्चों, शेयर तो हमारा 2,00,000 है, बट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 1,00,000। बोलिए क्या मांगा है? ये तो अमाउंट निकाल लिए हम लोग। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा है, चारों डेट का। चारों डेट मतलब 3 ही तो डेट है। बीस 21 में तो हम थे ही नहीं। आप बोलो 1421, तो 1421 में एक्चुअल में बैलेंस शीट नहीं बनती। जो उन्होंने बोला ना, सो द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, वो क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया गया। मैं सारा बुक का क्वेश्चन देखा आप लोगों का, ये जो एसोसिएटेड क्वेश्चनिंग है और अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना, बहुत जगह पे गलतियां हैं बुक्स में। ठीक है, तो ठीक है, अगला 4 डेट मांगा है, तो चौथा वाला ऑब्वियसली 1421 ही होगा। बट वी नो कि 1421 को कोई बैलेंस शीट नहीं बनता। बट ठीक है, अगला मांगा है, हम दे रहे हैं। काट लिया। एज ऑन 1/4/21। बच्चों ये तो बताओ आप लोग, सुनो एक तो अच्छा सा बात, इसको दिखाएंगे कहां पे? बैलेंस शीट में? ऐसा मत बोला बैलेंस शीट में। क्यों नॉन कर? देखिए, पढ़े नहीं हो, बोलने दो, पढ़े नहीं हो। एज 23 में क्या लिखा है वो तो हम पढ़ाएंगे ना, पर कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होता है। और कॉमन सेंस यही बोलता है कि ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही होना, और इन्वेस्टमेंट ही तो लिख रहे हैं भैया। इन्वेस्टमेंट 50 बार लिख दिए इन्वेस्टमेंट, और नॉन करेंट ही होना चाहिए। करेंट होने से तो ऐसे भी कंसोलिडेट भी नहीं करते, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ही तो दिखाना चाहिए ना। तो कॉमन बोला, बहुत सारा बात तो कॉमन सेंस से आंसर हो जाएगा। और इवन जानते हो, ये भी लिखा हुआ है एज 23 में कि अगर कोई ऐसा चीज सामने आया जो एज 23 ने नहीं पढ़ाया, तो एज 21 से आंसर बोरो कर लेना। नहीं समझे? गुड। चल बताओ, 1421 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स।
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स 10 लाख, गुडविल 5,20,000, 5,20 था ना गुडविल। इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे, नेट असेट 480, गुडविल 5,20, टोटल 10 लाख, वो भी लिख सकते थे। वो कर दूं? आप समझे मैं क्या बोला? क्योंकि नेट असेट 4, ये देखो हाँ ये कर सकते हो। एज ऑन 31/3/22 बोलिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अब नॉन करेंट तो है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख, गुडविल 5,20, एज ऑन 31/3/23 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स apply your common sense। apply your common sense। 5,20 दिखा पाओगे? जल्दी बोलो। 1 लाख दिखाना होगा। हो गया बच्चों? लास्ट वाला देख लिया? सब नील नील। कॉपी में लिखो, पैराग्राफ 2 चल रहा था ना, अब 3 लिखना है। पैराग्राफ नंबर 3, लिखो एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन। क्या लिखे? एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, एक ही बात है। सुभाषिस एकदम हो सकता है, एक ही बात है। एनसीआई फुल फॉर्म नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा बच्चों? लिखो, पहले लिखना स्टार्ट करो। 3 नंबर पैरा है आपका। मेन पैरा समझ गए कि 2 नंबर ही है। लिखो एन एसोसिएट will not be
recorded as per equity method will not be recorded as per equity method in any of the following two cases. In any of the following two cases. A, if the investment is temporary, क्या क्या लाइन बोले थे इसके बाद? हाँ, कॉमा करके लिखो, expected to be disposed in near future, ब्रैकेट में लिखो less than 1 year. Less than 1 year. B, the associate operates under severe long term restriction. Severe long term restriction which impairs its ability जो घटा देता है, खत्म कर देता है उसकी ताकत को, which impairs its ability to transfer funds to the investor. प्रॉफिट का पैसा भी डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर नहीं कर सकता. ऐसे एसोसिएट को हम क्या नहीं करेंगे? गुड. कंसोलिडेट नहीं करेंगे मतलब इक्विटी मेथड फॉलो नहीं करेंगे, पर इन्वेस्टमेंट फेंक देंगे. क्या इन्वेस्टमेंट तो है? एज 13 करके लिख लेंगे, नीचे स्टार लगा के लिखो. Such investments will be recorded दोबारा बोलोगे. Such investments will be recorded as per AS 13 and not as per AS 23. हाँ बेटा, यहीं तक पक्का. देख लेता हूं.
मैं ये बोल रहा था कि ये वाला चीज जो अभी बोलूंगा ना, ये होल्डिंग में भी एप्लीकेबल है, ये जो बोला अभी जेबी में भी, ये सब कॉमन है तीनों में। हाँ, एक और चीज है कि आपके जितने भी सब्सिडरी होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं ना, जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो नोट्स में उनका नाम देना पड़ता है, और कितना आपका एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग है वो भी नोट्स में लिख के देना पड़ता है। कॉमन छोटी छोटी बातें हैं। अगर हमारा ये पेरेंट माने हमारा एक एसोसिएट है, हम उसमें 20% स्टेक रखे थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं, आप तो देख ही रहो कैसे करके कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ना हम और 10% स्टेक खरीद लिए। आप खाली इसको कॉमन सेंस से बता दो मेरे को, हम वहीं पे छोड़ देंगे आज की क्लास को। जैसे मान लो 1421 को हमने कोई कंपनी खरीदी, 30% स्टेक लिया हम। उस दिन उसका इक्विटी था 10 लाख, 3 लाख का माल हम खरीदे, हम 340 दिए, 40,000 का गुडविल हुआ। फिर 5 साल बाद 1426 आया, तब हम और 10% स्टेक खरीदे। अच्छा, ये गुडविल ब्रैकेट में आ रहा लगातार, तब हम और 10% स्टेक खरीदे, तब सब्सिडरी इस एसोसिएट का नेटवर्थ ही 40 लाख हो गया था, और तब हम पेमेंट किए 4,15,000। तो ऑब्वियसली 4,15,000 मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, परचेज प्राइस कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो ये उस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम लिख रहे हैं आज तक इक्विटी मेथड से, ये पैसा जो नया परचेज किए उसमें ऐड हो जाएगा। मैं गुडविल की बात कर रहा हूं, आप गेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गेस रॉन्ग हो ही सकता है, गेस करिए। इसका नहीं, इसका बात पूछ रहे हैं, इसका तो गुडविल वही है 40,000। ये गुडविल तो 40 करके ब्रैकेट में लिख ही रहे हैं। हेलो, ये गुडविल तो 40,000 करके लिख ही रहे हैं। क्या लिख रहा हूं, बोलिए। 10% और स्टेक खरीदे, उस दिन सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का इक्विटी 40 लाख था, और हम 4,15 दिए, 15,000 और गुडविल आ जाएगा, और 40 के साथ ऐड हो जाएगा, और 55,000 का गुडविल ब्रैकेट में दिखा। नहीं समझे बात को? और अगर इसमें कैपिटल रिजर्व आ जाता तो 40 को कम कर देते और नेट गुडविल दिखा देते। मतलब नया इन्वेस्टमेंट खरीदने से कोई ट्रीटमेंट नया नहीं हो जाएगा। हेलो, क्या बोले? नया इन्वेस्टमेंट खरीदने से कोई ट्रीटमेंट नया नहीं हो जाएगा। नया इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे फिर इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, और उसका गुडविल अलग से निकल के गुडविल में ऐड हो जाएगा। सो देयर विल बी नथिंग न्यू। यू गॉट द पॉइंट? इसको लिख लो, घर जाओ। 4 नंबर पॉइंट, additional stake acquired। क्या लिखा बच्चों? additional stake acquired। रेडी? लिखो, इफ इन्वेस्टर acquires some more stake in an associate, if investor acquires some more stake in an associate, नीचे A, amount paid will be added। आगे बोलिएगा, विथ दी, बोलो बेटा, ठीक बोल रहे हो, विथ दी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, बी,
जितना पैसा दिए वो कैरिंग इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एंट्री है इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बी, additional goodwill will be computed repeat करो, additional goodwill will be computed and will be added with the old goodwill will be added with the old goodwill। बस वो तो नॉर्मल है, गुडविल कैपिटल रिजर्व तो नेट ऑफ होता ही है। चलो बढ़िया से पढ़ाई हुआ बहुत। अच्छा सुनो ना, कल तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है ना 2 बजे, एस वाला, ठीक मैं लेता हूं। कौन सा चल रहा है वो?